जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे अग्निवीर टेक्निकल के लिए एक और टेस्ट पेपर। इससे पहले भी मैं बहुत सारे टेस्ट पेपर अग्निवीर टेक्निकल के सॉल्व करवा चुकी हूँ, जो आप हमारी प्लेलिस्ट मॉडल टेस्ट पेपर में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप उन टेस्ट पेपरों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं। और अभी भी आपने सोनू आर्मी क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी? सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य, कभी कभी सेकंड नंबर वाले जो स्टेट है वो भी पूछ सकते हैं। तो दिल्ली जो है, दिल्ली, वो दूसरे नंबर पर आता है साक्षरता में। राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? तो राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है फ्रेंड्स? राज्यपाल यानी कि गवर्नर इसको भंग कर सकता है। और किस तरह से ये भंग कर सकता है? मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भी ये भंग कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर राज्यपाल आपातकाल अगर आ जाता है तो उसके कारण या फिर सरकार में कोई अविश्वास हो जाए तो अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर भी इसे भंग कर सकता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो विधानसभा है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वोट के लिए क्या ज़रूरी है? तो वोट देने के लिए फ्रेंड्स क्या ज़रूरी होती है? मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, आयु, मन या फिर शक्ति। तो आयु जो है वो कंपलसरी है वोट देने के लिए। तो आयु इसकी फिक्स है, 18 वर्ष से कम वाले जो है वोट नहीं दे सकते। तो इसकी जो आयु है वो निर्धारित होती है, वोट देने के लिए ज़रूरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उसका राष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ पर पूछा गया है, जो कि कितने का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जनगणनाओं के बीच में समय अंतराल कितना होता है? तो कितना समय अंतराल होता है? 10 वर्ष का अंतराल होता है 2 जनगणनाओं के बीच में। और अगर लास्ट जो जनगणना है वो पूछी जाए तो वो हुई थी 2011 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन जीके के हो गए एग्जाम में, 5 क्वेश्चन जीके के पूछे थे अभी जो लेटेस्ट 2 एग्जाम हुई है उसमें, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। तो रीजनिंग का क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता, वाजपेयी है, वाजपेयी का भाई है, भाई बहन को हम आमने सामने डिनोट करते हैं, भाई है इसलिए प्लस से डिनोट करा है। भाई के पिता, पिता और पुत्र का संबंध इस तरह से हम डिनोट करते हैं। इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी होगी, उसका बेटा है। कौन है? जो भी तस्वीर में व्यक्ति है वो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वाजपेयी का संबंध व्यक्ति से किस तरह है, इन दोनों का रिलेशन पूछा है। तो ये इसकी बहन का बेटा हुआ, तो वाजपेयी का संबंध व्यक्ति से क्या हुआ? मैटरनल अंकल यानी कि मामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ का पूछा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर सीरीज़ दे के रखी है और नेक्स्ट टर्म आपसे यहाँ पर पूछिए कि क्या होगी। तो अगर सीरीज़ को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 0 आया है, फिर 6, फिर 24, 60। तो किस तरह से ये सीरीज़ बनी होगी? तो अगर हम 0 का क्यूब करते हैं तो कितना मिलता है? 0, और उसमें से 0 माइनस करेंगे तो ये 0 मिलेगा, तो पहला नंबर 0 मिला। उसी तरह से 2 का अगर क्यूब करें तो कितना होता है फ्रेंड्स? 8 होता है, और 8 में से अगर आप 2 ही माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा? 6। इसी तरह से 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और 27 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा? 24। इसी तरह से 4 का क्यूब और उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 60। 5 का क्यूब माइनस 5, 125, 125 माइनस 20, 120। 6 का क्यूब माइनस 6 कितना मिलेगा? 210। अब नेक्स्ट जो टर्म मिलेगी वो हो सकता है 7 का क्यूब होना चाहिए और उसमें 7 माइनस होना चाहिए। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343, और इसमें से आप 7 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा? 336। तो इसका राइट आंसर होगा 336। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 है, फिर 27, फिर 4, 64। तो ये सीरीज इस तरह से आगे बढ़ रही है कि 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 9, 9 3 27, 4 4 16, 16 4 64। मतलब ये जो नेक्स्ट टर्म है ये इसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब, यहाँ पर 5 का क्यूब आएगा। 5 का क्यूब 5 5 25, और कितना होगा? 125। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से हमें 9 मिलता है। 3 का इन दोनों में जो रिलेशन है वही हमें, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो फ्रेंड्स इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन दोनों में रिलेशन बनना चाहिए। तो 3 3
9। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या मिलता है 9। तो 4 का 3 में भी मल्टीप्लाई करना होगा, सेम ऐसा ही मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि 3 3 ज़ा करा, यहाँ 4 4 ज़ा करेंगे। 3 3 ज़ा 9, तो 4 3 ज़ा कितना होगा 12। तो इसका राइट आंसर होगा डी। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर भी 3 का होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से 3 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई समथिंग, मतलब जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या होती है, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई या फिर कटाई। तो सबसे पहले क्या होती है, जुताई होती है, उसके बाद बुआई, फिर सिंचाई, फिर निराई होती है और सब फिर लास्ट में फसल को काट लिया जाता है। तो इसका राइट सीक्वेंस क्या है, जो इन्होंने एक क्वेश्चन में दिया है वही इसका राइट सीक्वेंस होगा। तो 1 2 3 4 5 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अब हमारे यहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। फिजिक्स के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे फ्रेंड्स। इजी क्वेश्चन के साथ साथ हमें लॉजिकल क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अभी करेंटली जो पेपर हुए उनमें लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो सभी को पता है प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए, सोलर डिस्टेंस सौर दूरी की है, ओशन की डिस्टेंस है, पृथ्वी की एज की डिस्टेंस की मेजरमेंट है, या फिर एज ऑफ स्टार। तो कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। हमें पता है प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को मापने की, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी दूरियों को मापने की इकाई होती है। तो खगोलीय दूरी मतलब क्या, सोलर डिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ बॉडी इज 60 kg एट द अर्थ देन इट विल ऑन द मून। तो फ्रेंड्स ये बहुत IMP क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिलेशन भी अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है आई थिंक उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन नहीं बट इससे रिलेटेड, मून और अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्या रिलेशन होता है, तो जो मून है, मून पर जो भार होता है, वेट होता है किसी भी का भी वस्तु का, वो पृथ्वी पर उसका जो वेट है उसका 1/6 होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी का वेट कितना दिया, ये रिलेशन बहुत IMP, इसको याद कर लीजिए। पृथ्वी पर वेट कितना दिया है 60 kg और 1/6 होता है मून पर। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो मून पर 60 kg वाले जो बॉडी है उसका वेट कितना होगा 10 kg। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शांत समुद्र में नाव से कूदे तब नाव किस दिशा में जाएगी। तो कोई भी अगर व्यक्ति या बॉडी, जब कोई भी व्यक्ति किसी शांत समुद्र में नाव से कूदता है तब नाव किस दिशा में जाती है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट जो 13 नवंबर को एग्ज़ाम हुई थी टेक्निकल की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए बेसिक लेवल के, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमें पता है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब नाव से व्यक्ति कूदता है तो ये नाव के ऊपर एक फोर्स लगाता है, जिससे नाव कहाँ जाती है, पीछे की ओर जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विपरीत दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तड़ित में हमें प्रकाश की ध्वनि से पहले दिखाई देती है क्योंकि। तो लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में सुनाई देता है, इसका क्या मतलब हो सकता है। दोनों की जो स्पीड है उसमें डिफरेंस होना चाहिए, तभी हमें वो पहले दिखाई देती है लाइट। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है फास्टर देन साउंड, इसलिए हमें जो लाइट है पहले चमकती हुई दिखाई देती है और साउंड बाद में सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार उस बिंदु पर शून्य हो जाएगा जहाँ पर जो आकर्षण बलों का कारण होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर यानी बाहर सतह से ऊपर ले जाया जाता है, जितना ऊपर जाती जाएगी इसका जो भार है, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका भार शून्य हो जाएगा। तो वो टाइम वो वही कारण पूछा है इन्होंने कि कब शून्य हो जाएगा। तो कब हो जाएगा, जब जो गुरुत्वाकर्षण बल है, आकर्षण के बल है, वो क्या हो, पृथ्वी और चंद्रमा के दोनों बराबर हो जाएंगे और विपरीत दिशा में हो जाएंगे, तब जो है किसी भी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तेल की एक बूंद पानी की सतह को छूती है तो तेल की बूंद में क्या परिवर्तन आता है, क्या वो पानी में मिल जाती है। तो हमने देखा होगा कि जब भी पानी के ऊपर तेल गिरता है तो वो पानी में मिक्स नहीं होता है। दूसरा, सतह पर एक पतली फिल्म में फैल जाता है, हाँ ये हो सकता है, या फिर अपने गोलाकार आकार को बनाए रखता है, या फिर नीचे एक पतली फिल्म में फैल जाता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, वो पानी के ऊपर रहता है, उसके नीचे नहीं रहता है। तो ये क्या होता है, जब भी तेल पानी की सतह पर गिरता है तो वो पूरी सतह पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गेंदें प्रत्येक की ओर चलती हुई टकराती है। तो दो गेंद एक दूसरे की ओर आ रही हैं
और क्या हो जाती है, टकराती है और फिर अलग हो जाती है। तो टकराने के बाद फिर वो अलग हो जाएगी, टकराने के बाद फिर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो गति करने लगेगी। तो वह भौतिक मात्रा आपको बतानी है जिसका मूल्य टकराने से पहले और टकराने के बाद समान होता है। तो फ्रेंड्स, ये कौन सी चीज़ होती है, संवेग होता है। संवेग संरक्षण के नियम से ये होता है कि टकराने के पूर्व और टकराने के बाद उनका जो संवेग है वो बराबर होता है, मतलब उनका कुल संवेग जो है संरक्षित रहता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि चलती ट्रेन की खिड़की से किसी शरीर को गिरा दिया जाए तो शरीर निम्नलिखित में से जमीन पर गिरेगा। सीधी रेखा में गिरेगा क्या? नहीं, सीधी रेखा में तब गिरेगा जब ट्रेन गति नहीं कर रही हो, एक जगह खड़ी हो। तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है वृत्ताकार गति में, तो वृत्ताकार गति में तब गिरता है कोई सी भी वस्तु जब कोई सी वृत्ताकार गति ही हो रही हो और वृत्ताकार गति में ही कोई सी वस्तु फेंक दी जा रही हो, तो वृत्ताकार गति कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अति परवलयिक और परवलयिक, तो हम जब भी ट्रेन चलती हुई ट्रेन से किसी वस्तु को गिराते हैं तो वो थोड़ी सी ऐसे आगे बढ़ते हुए फिर नीचे गिरती है। तो ये किस तरह का पथ बनाती है? पैराबोलिक यानी परवलयिक पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल सतह पर वाष्प दाब होता है। उत्तल सतह मतलब इस तरह की जो सतह है, इस पर वाष्प दाब पूछा है उन्होंने। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो एक समतल सतह पर उससे कम होता है, तो ये समतल सतह है और ये उत्तल सतह है। और ऑप्शन अगर हम देखें, समतल सतह के बराबर होता है, समतल सतह से अधिक होता है, या फिर वायुमंडलिक दबाव के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम वाष्प दाब या दबाव की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, तो ये जो वाष्प दाब है ये किस पर निर्भर करता है? आकार पर निर्भर करता है। आकार अगर बढ़ेगा या फिर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर गहराई की अगर हम बात करें, गहराई अगर बढ़ती है, मतलब ये इस तरह से गर्त आ जाते हैं, ये अगर बढ़ते हैं तो जो वाष्प दाब है वो क्या होता है? कम होता है। तो इन दोनों सतह को अगर हम ध्यान से देखें तो समतल सतह पर एक जैसा क्षेत्रफल, एक जैसा आकार उसको मिल रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो ऊपर आ रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है? गहराई है, तो यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ से कम वाष्प दाब मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो समतल सतह है उस पर वाष्प दाब ज़्यादा होगा उत्तल सतह के कंपैरिजन में। तो उसका राइट आंसर क्या होगा कि जो उत्तल सतह पर वाष्प दाब होता है एक समतल सतह पर उससे कम होता है, लेस देन ओवर अ प्लेन सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही द्रव का तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आता है? तो फ्रेंड्स, तापमान पर डिपेंड करता है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, और क्या परिवर्तन आता है इसमें? ये कम हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है हमेशा तापमान बढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने F और 2F के बीच में रखी हुई एक वस्तु बनने वाला प्रतिबिंब। तो इस तरह से उत्तल दर्पण है और इस पर वस्तु यहाँ रखी है, तो इससे जो प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है वो इस तरह का बनता है, इस तरह का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। मतलब उल्टा प्रतिबिंब तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, वास्तविक, उल्टा और बड़ा हुआ। यदि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारने दिया जाए तो वो विभाजित हो जाता है। हमें पता है कि प्रिज्म में से अगर किसी श्वेत प्रकाश को हम गुजारते हैं तो वो अपने अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो वायलेट रे है, बैंगनी कलर है, आर बेंड मोर, बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है रेड के कंपेरिजन में। हाँ, यहाँ पर जो है बैंगनी कलर आता है यानी कि वॉयलेट कलर, और ऊपर की ओर आता है रेड कलर, मतलब रेड कलर सबसे कम बेंड होता है और बैंगनी जो कलर है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है। तो इन्होंने बोला है कि यह क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन अगर देखें तो बैंगनी किरणों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सूचकांक लाल किरणों की तुलना में कम होता है, या फिर जो बैंगनी किरण है इसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक रेड के अपवर्तनांक की सूचकांक से अधिक होता है, या फिर प्रिज्म का अपवर्तनांक सभी किरणों के लिए समान। सभी किरणों के लिए समान तो नहीं होता है, क्योंकि अगर समान होगा तो किरणें सारी ऐसी की ऐसी सीधी लाइन में निकल जाएगी, अलग अलग उसमें विभक्त नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि अपवर्तनांक है प्रिज्म का, वो बैंगनी किरण के लिए ज़्यादा होता है रेड किरण की अपेक्षा। तभी बैंगनी जो किरणें हैं वो ज़्यादा मुड़ जाती है और लाल किरणें कम मुड़ती है, क्योंकि जो अपवर्तनांक ज़्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक की ओर हम जाते हैं तो वो ज़्यादा झुक जाती है किरण। आपने ये गुण पढ़ा होगा। तो वॉयलेट इसमें ज़्यादा मुड़ जाएगी, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य है, फिर इसकी जो प्रकृति है, लाल के कंपैरिजन में इसकी
कम होती है और लाल की सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यतिकरण की परिघटना केवल तभी देखी जा सकती है तब। तो फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली। तो इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण क्या होता है फ्रेंड्स कि जो दो वेव हैं, दो वेव इस तरह से आती है और मिलकर एक सिंगल वेव बना लेती है। दो वेव मतलब इस कहने का मतलब है व्यतिकरण में दो जो किरणें हैं या फिर दो जो वेव्स हैं वो जुड़ के एक वेव का निर्माण कर लेती है। तो ये जो घटना है वो कब होती है, कब पॉसिबल होती है, कब कौन सी कंडीशन होती है इन दोनों वेव्स की जिसके कारण ये एक सिंगल वेव बना लेती है। तो फ्रेंड्स इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि जो दो सोर्सेस हैं मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक प्रकाश वर्णी होना चाहिए, मतलब एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। और वाइब्रेटिंग विथ सेम एम्पलीट्यूड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब इनका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड आप सभी को पता होगा कि जो ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कहा जाता है। तो इनका जो आयाम है वो समान होना चाहिए और इनका जो फेज डिफरेंस है मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए और मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, तभी व्यतिकरण दो वेव्स का पॉसिबल हो पाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग गति है कि परिघटना द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। तो लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव मोशन है। तो ये कौन सी घटना से हम बता सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव है। तो फ्रेंड्स ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है उनको जब किसी प्रिज्म, विशेष प्रकार के प्रिज्म या क्रिस्टल से गुजारते हैं तो वो ध्रुवित हो जाती है, मतलब एक इस तरह से एक ही दिशा में जो कण है वो कंपन करने लग जाते हैं। ये है अलग अलग दिशाओं में कंपन करते हुए कणों को जब एक क्रिस्टल से गुजारा जाएगा तो ये एक ही दिशा में, तरंग की दिशा के लंबवत या फिर एक ही दिशा में ये गति करते हुए दिखाई देंगे, मतलब ये ध्रुवित हो जाएंगे। यह गुण क्या कहलाता है, ध्रुवण का गुण। तो इस गुण से हम पता कर सकते हैं कि जो वेव्स है जो भी वेव्स है उसको आप प्रिज्म से गुजारोगे और अगर वो ध्रुवित हो जाएगी तो वो क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी। तो लाइट को जब इस प्रिज्म से हम गुजारेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ध्रुवित हो जाएगी। तो कौन सा गुण होता है, ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन, जिससे बता सकते हैं कि कोई सी भी वेव ट्रांसवर्स वेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वॉट। वॉट किसकी इकाई है। तो फ्रेंड्स वॉट किसकी इकाई होती है, आप सभी को पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पावर यानी कि शक्ति की। तो फ्रेंड्स एग्जाम में सभी क्वेश्चन आपसे डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे, कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ क्वेश्चन इस तरह से इजी क्वेश्चंस भी होंगे। तो सभी क्वेश्चंस एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं सभी टाइप के, तो इस तरह के इजी क्वेश्चनों को भी आपको छोड़ना नहीं है, इनको भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि मैथ्स का है। अब यहाँ से मैथ्स के 15 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है उसमें ज़्यादातर डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं और न्यूमेरिकल बहुत इजी, मतलब मैथ्स का सेक्शन बहुत इजी पूछा गया था। तो हम इजी और टफ दोनों टाइप के क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है ये अंडर रूट नहीं, यहाँ पर क्यूब रूट है। क्यूब रूट ऑफ 343 का क्यूब रूट पूछा है कि ये किसका होता है। तो फ्रेंड्स जब भी 3 आता है, 3 का मतलब ये है कि 3 हमें किस किस पर मिल सकता है, किन 3 नंबरों का मल्टीप्लाई करने, किन नंबरों को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 3 मिल सकता है। अगर 2 का 2 करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 भी नहीं 3 भी नहीं, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 24, तो 6 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। 5 में हमेशा 5 ही मिलता है, 6 में हमेशा 6 मिलता है। 7 की अगर हम बात करें तो 7 7 ज़ा 49 होता है और 7 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28 और ये हो जाएगा 34। तो 7 का क्यूब होता है 343। अब यहाँ पर अगर आप 7 इंटू 7 इंटू 7 करोगे और यहाँ पर क्यूब है तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिग्री नहीं है, पावर 0 है, 5 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलता है, 1। और ये है 25, तो 1 + 25 कितना होगा, 26। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 2x² = √144 और 144 आपको हमेशा याद रखना है कि किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो अंडर रूट से क्या बाहर निकल जाएगा, 12, और ये हो जाएगा 2x² के इक्वल 2 6 = 12। तो x की वैल्यू मिलेगी हमें √6। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना और उसका आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो ये हो जाएगा a + b × a - b, जो कि क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 25 माइनस 4 इंटू 3, 25 माइनस 12 कितना होगा 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 13। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70% ऑफ अ सम इज़ 49 सम इज़, किसी योग का, तो हम मान लेते हैं ये सम ऐसे, इसका 70% कितना है 49 है, तो इसकी सम की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये सम है, इसका 70% परसेंट को हम 1/100 लिखते हैं, ये 49, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से सम की वैल्यू कितनी मिलेगी 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर 3 डिवाइड बाई 8 इंटू 25 की पावर 6 डिवाइड बाई 7। यहाँ पर 25 नहीं मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या है 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 7। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, 4 क्या होता है 2 की पावर 2 4 होता है, तो मैंने इसको 2 की पावर 2 लिख लिया, और पावर 3 डिवाइड बाई 8 है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इनटू, यहाँ पर है 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 7। फ्रेंड्स जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 7, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 28, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 45 डिवाइड बाई 28 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 13 हो, तो x की वैल्यू बहुत ईजी है, 5 को इधर ले जाएंगे, 13 माइनस 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 8, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 सेकंड में एक खंबे से गुजरती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई जब दी हो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पर स्पीड कितनी है 36, और लेंथ आपसे पूछी है, और टाइम है 10 सेकंड। अब ध्यान रखना है कि ये जो है किलोमीटर पर आवर में है, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि 18 डिवाइड बाई 5 होगा या फिर 5 डिवाइड बाई 18 होगा। अब दोनों में से मैं क्या करूँ, तो दोनों में से आपको कौन सा यूज़ करना है, आपको 18 डिवाइड बाई 5 या फिर 5 डिवाइड बाई 18 तो याद रहता ही है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि इन दोनों में से किसका मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स हमेशा जब बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में चेंज किया जाता है, बदला जाता है, तो वो और छोटा हो जाता है। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये और छोटे भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों में से सबसे छोटा किस में मिलेगा, 5 को 18 से डिवाइड करोगे तब, इसलिए 36 को आप मल्टीप्लाई करो 5 डिवाइड बाई 18 से, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। इसके अपोजिट आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि छोटे को बड़े में करेंगे कन्वर्ट तो वो और बड़ा हो जाएगा, तो उसमें 18 डिवाइड बाई 5 का मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू L डिवाइड बाई 10। ये हो जाएगा 18 2 जा 36, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और लेंथ यहाँ से मिल जाएगी 100 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत का परिमाप 48 मीटर है और उसकी चौड़ाई 6 मीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो परिमाप आयत का क्या होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये कितना दे के रखा है 48, और यहाँ पर क्या दे के रखी है चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ जो कि है 6, और लंबाई आपसे पूछी है। सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो उसको याद करने का तरीका ये है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। तो 2 लंबाई होती है इसलिए 2L, 2 ब्रेड्थ आमने सामने के बराबर होती है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का सम, तो चारों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2L प्लस B। इस तरह से भूल भी जाओ तो आप इस तरह से बना भी सकते हो। चलिए इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 24, 24 माइनस 6 करेंगे तो लेंथ आ जाएगी, कितनी होगी 18, तो इसका राइट आंसर होगा 18 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, इसमें 1000 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस तरफ से भी इसको कर सकते हो कि 160.3 इंटू 1000। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगाएंगे और इसके बाद 2 नंबर है तो 2 0, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 16030 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से अगर आप नहीं कर सकते और डायरेक्टली अगर आपको करना आता है तो भी आप ऐसे कर सकते हो कि जितने जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे उतनी पॉइंट इधर
शिफ्ट होती जाएगी, पॉइंट को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो। तो पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे तो कितनी शिफ्ट होगी, ये 2 नंबर है तो 2 ज़ीरो यहाँ से ले लेंगे तो ये 2 नंबर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और 1 ज़ीरो बच गई तो आप 1 ज़ीरो इसके लास्ट में पुटअप कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट पूछा है 0.09 का अंडर रूट। अब 0.09 को अगर अब हम 9 डिवाइड बाय पॉइंट हटाएंगे 1 लगाएंगे, 2 नंबर है तो 2 ज़ीरो लगा देंगे, अंडर रूट। ये क्या होगा, 3 3 3 ज़ा 9 तो 3 बाहर निकलेगा और ये 10 इंटू 10 क्या होता है 100, तो 10 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा 0.3 यानी कि 0.3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.6 डिवाइड बाय 6। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36। 0.36 क्यों आया, 6 6 36 होता है और 1 पॉइंट इसका और 1 पॉइंट इसका, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दिया। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो इस तरह से इसको करते हैं। प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 इसमें ऐड कर दीजिए। अब ऐड किस तरह से होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट एडिशन होता है, तो ये हो जाएगा 46, 0.46 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनकी वैल्यू cos sin tan सभी की आपको याद होनी चाहिए। तो cos क्या होता है फ्रेंड्स, साइन का उल्टा है। साइन 0 की जो वैल्यू फ्रेंड्स वो क्या होती है, 0 होती है। और cos 90 क्या होगा, साइन को अगर रिवर्स कर दोगे, मतलब cos 90 की वैल्यू, या फिर आप इस तरह से याद नहीं करना चाहते तो cos 90 की वैल्यू डायरेक्ट याद कर सकते हो, जो कि कितनी होती है, 0 होती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर को 1100 रुपये में बेचने पर मुझे 10% का लाभ हुआ, मेरा क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स गेन परसेंटेज दे के रखा, और गेन परसेंटेज का फॉर्मूला अभी तक तो याद हो ही गया होगा आपको, SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितनी दे के रखी है, 1100। CP इन्होंने पूछा है, CP क्या होता है कि क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य होता है और ये विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इंटू 100। और ये गेन परसेंटेज कितना दे के रखा है, 10। बहुत ईजी है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CP इधर आ जाएगा, 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 000 माइनस 10 CP, इधर लेके आएंगे तो 11 CP हो जाएगा, इज इक्वल टू 11,000। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस फ्रेंड्स इसका, 1000 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 6 मीटर दे के रखा है। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, 6 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखा जा सकता है। देखिए लंबाई दे के रखी है, चौड़ाई दे के रखी है और ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई तीनों अलग अलग हैं। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये आप सभी को पता है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबॉइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये क्यूबॉइड होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे के रखी हो, तो क्यूबॉइड। अब इन्होंने पूछा है कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे लंबी छड़ इस क्यूबॉइड में कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसका डायगोनल पूछा है। देखिए डायरेक्टली डायगोनल की वैल्यू नहीं पूछी है उन्होंने, छड़ की लंबाई पूछ ली, जो इस कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबाई की आ सकती है। तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा डायगोनल, यानी कि विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला। और वो भी किसकी विकर्ण की लंबाई, क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ की विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर करके रूट लगा देना। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अभी रिसेंट एग्जाम में जो है क्यूब के विकर्ण की लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से IMP हो सकता है आपके आने वाली एग्जामों के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। अभी क्यूब का पूछा है तो क्यूबॉइड का आ सकता है। तो यहाँ पर लेंथ दे के रखिए 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 64, 49, 36, इसको ऐड कर लीजिए, 6 4 10, 19 का 9, कैरी 1, 6 4 10 और 14, 149, अंडर रूट 149 इसका आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट होता है और अब हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन फ्रेंड एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ के जाइए। क्वेश्चन है लुईस बेसिस, लुईस आधार क्या है। तो फ्रेंड्स लुईस बेस और एसिड और लुईस जो बेस है वो क्या होते हैं, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ।
जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट और एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं लुईस बेस और लुईस एसिड। अब कौन एक्सेप्ट करता है और कौन डोनेट करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर एसिड की बात करें, लुईस एसिड का काम क्या होता है? लुईस एसिड करता है एक्सेप्ट, ये एक्सेप्टर होता है, और जो बेस होता है वो क्या करता है? डोनेट, डोनर होता है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बॉन्ड बनता है, तो ये बनाते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि उपसहसंयोजक बंध ये मिलकर बनाते हैं। क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि जो लुईस बेस यानी कि लुईस बेस क्या काम करता है? डोनर का काम करता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये भी ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट और एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इनको लुईस बेस और लुईस एसिड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप ऑयल इज सब्जेक्टेड टू। साबुन के निर्माण में तेल किसके अधीन होते हैं? मतलब तेल का क्या काम होता है, किस में पाए जाते हैं तेल, या फिर क्या कौन सी पोजीशन होती है सोप में तेल की? तो क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण होते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम बताइए। वाष्पीकरण, संघनन, अवक्षेपण और परिपूर्णता। परिपूर्णता नहीं है यहाँ पर, परिपूर्णता नहीं कह सकते इसको, संतृप्तता। तो इनका आपको सही क्रम बताना है। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है, फिर कौन सी और फिर कौन सी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के बाद क्या होता है? सेचुरेशन 1 और उसके बाद 4 सेचुरेशन। अब आप बोल दोगे वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण आप सभी को पता है कि द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। उसके बाद सेचुरेशन की कंडीशन आती है, वाष्पीकरण हो जाएगा। उसके बाद सेचुरेशन होगा। सेचुरेशन मतलब कि ये एक तरह से इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, मतलब पूरा जो लिक्विड है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कुछ भी कन्वर्ट करने के लिए बचता नहीं है, बैलेंस हो जाती है यहाँ पर इक्वेशन। तो वो होती है सेचुरेशन की कंडीशन, बैलेंस वाली कंडीशन। सेचुरेशन होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? कंडेंसेशन यानी कि संघनन होता है। और संघनन आप सभी को पता है कि गैस से लिक्विड में बदलने की प्रोसेस। अब यहाँ लिक्विड से गैस में बदल गया, अब गैस से फिर से लिक्विड में बदलने की प्रोसेस क्या कहलाती है? फिर संघनन होता है। और संघनन के बाद फिर लास्ट में क्या होता है फ्रेंड्स? प्रेसिपिटेशन यानी कि अवक्षेपण। अब अवक्षेपण क्या होता है? द्रव से ठोस में बदलना। मतलब यहाँ पर द्रव से गैस में बदल गए, यहाँ पर बैलेंस हो गया इक्वेशन, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? गैस से लिक्विड में बदला, और फिर यहाँ लास्ट में क्या हुआ? लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस होती है पूरी। तो क्या सीक्वेंस हुआ फ्रेंड्स? 1 4 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 4 2 3 कहाँ पर है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड और इज। लेड का जो और है यानी कि अयस्क पूछा है यहाँ पर, वो क्या है? कौन सा है? गेलेना, शीशे का कच्ची घात जिसे कहा जाता है, फिर गेलेना नाम से आप याद रख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नमक नहीं है? KCl, CuSO4, AgNO3 या फिर KOH। तो फ्रेंड्स KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? नमक नहीं है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से विद्युत प्रवाह का प्रवाह किसके संचरण के कारण होता है? तो फिर इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? जो आयंस का मूवमेंट होता है, प्लस और माइनस इनका मूवमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है? विद्युत प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत प्रवाह हमें पता है इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं होता, अणुओं के कारण नहीं, परमाणुओं के कारण नहीं, आयनों के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है सोडियम एसीटेट का जल में विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल करेक्ट है। पानी में अमोनियम क्लोराइड का घोल लिटमस प्रवाह को प्रवाहित नहीं करता है, तो ये हम देख लेते हैं करता है नहीं करता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का एक समाधान होगा, एक एसिडिक प्रतिक्रिया होती है, ये एसिडिक रिएक्शन है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है समाधान में दोहरा नमक प्रस्तुत करता है या दो अलग अलग धनायन के अलावा या फिर दो अलग अलग आयंस के अलावा। तो फ्रेंड्स ये जो सारे ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शनों में गलत पूछा है। तो गलत क्या है कि सोडियम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ये लिटमस पेपर आपको अफेक्ट नहीं करता है। ये लिटमस पेपर को अफेक्ट करता है, ये क्या है? एसिडिक होता है, जो कि क्या करता है? लिटमस पेपर को लाल कर देता है, रेड, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा।
क्रिम्सन कलर इम्पार्टेड टू फ्लेम इज ड्यू टू द सॉल्ट ऑफ। लो को दिया जाने वाला क्रिम्सन रंग किस नमक के कारण होता है? तो फ्रेंड्स किस नमक के कारण होता है? ये स्ट्रोंसियम के कारण। स्ट्रोंसियम SrCl2 स्ट्रोंसियम क्लोराइड जो होता है वो कौन सा क्रिम्सन रंग देता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड पेंसिल कंटेंट्स। लीड की जो पेंसिल है उसमें क्या होता है? सभी को पता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रेफाइट। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह तत्व जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अवस्थाओं को दर्शाता है। IMP क्वेश्चन है, इसको पूछ सकते हैं केमिस्ट्री में फ्रेंड्स। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेट को, ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है? तो क्लोरीन हमेशा नेगेटिव शो करता है क्योंकि विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जनरली +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन मेटल हाइड्राइड जब मेटल के साथ हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड बनाता है तो मेटल जो हाइड्राइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले CaH2, तो CaH2 में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 रहेगी और H2 की कितनी रहेगी? -1। तो जब ये मेटल के साथ हाइड्राइड्स बनाते हैं ये हाइड्रोजन, तब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव होती है, एक्सेप्शन होता है। इसलिए जो हाइड्रोजन है वो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो शो करता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये था आज का टेस्ट पेपर, जो मैंने जो रिसेंट 2 पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अगर आप इस तरह के टेस्ट पेपर चाहते हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।